हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग लगाते हैं फिज़िक्स का टेस्ट नंबर 8। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्यों? यानी कि जाड़ों में नल का पानी गरम गरम निकलता है, क्यों निकलता है गर्म पानी? तो बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है, शीतकाल में पानी जो है, अगर जो हम लोग नल से पानी निकालें जाड़ों में तो गरम गरम पानी निकलता है, हल्का गुनगुना पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है। यानी ज़मीन का जो तापमान होता है, ज़मीन के अंदर का तापमान पृथ्वी के ऊपर का तापमान जो होता है उससे वो ज़्यादा गर्म होता है पृथ्वी के नीचे। यानी पृथ्वी अंदर जो है ज़्यादा गर्म होगी और ऊपर ज़्यादा ठंडी होगी, तो पृथ्वी से जो जल निकलेगा वो हमको हल्का गुनगुना गुनगुना लगेगा। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका बी वाला। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस कारण से पृथ्वी से निकलने वाला जल गरम गरम होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव का सामान्य ताप क्या होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है केल्विन में? सीधा क्वेश्चन है ये कि अगर जो हम लोग का मानव शरीर का सामान्य ताप यानी मानव शरीर का जो टेम्परेचर है, अगर इसको केल्विन में मापा जाए तो निम्न में से क्या होगा, कितने केल्विन होता है? बताओ। तो इसका सही आंसर है आपका 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान अगर केल्विन में नापा जाए तो 310 केल्विन। चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर मानव के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में नापा जाए तो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर जो फ़ारेनहाइट में नापा जाए तो फ़ारेनहाइट में नापा जाएगा तो होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये एफ फ़ारेनहाइट। अगर जो यही मानव के शरीर का तापमान पूछा जाए केल्विन में, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो केल्विन में उसकी वैल्यू होती है 310 केल्विन। ओके, तो ये तीनों आंकड़े आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। ओके, पहले डिग्री सेंटीग्रेड नापा जाता था, लेकिन वर्तमान में डिग्री सेल्सियस पैमाने पे नापा जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड को अब नहीं कहा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे अब डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। ओके, तो 37 डिग्री सेल्सियस, फिर 98.6 ये फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, और 310 केल्विन। ठीक है, तो मनुष्य का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं? शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? बताइए। तो शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को वो बाहर नहीं जाने देते हैं। हम लोग की जो ऊष्मा, शरीर से एक ऊष्मा निकलती रहती है, तो ऊष्मा स्थानांतरण के अनुसार जिधर कम टेम्परेचर है उधर को ऊष्मा प्रवाहित होगी। जैसे हम लोग गर्म हैं इस समय, जैसे हम लोग की शरीर बॉडी गर्म है, तो अगर जो बाहर आपका वातावरण ठंडा होगा तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो ठंडे वातावरण की तरफ प्रवाहित होगी, यानी हमारी एनर्जी वातावरण की तरफ प्रवाहित होगी। ओके, तो उसको क्या करता है, हम लोग कपड़े पहनते हैं तो उस एनर्जी को जो है वो ठंडे वातावरण में जाने से रोकता है। कपड़े हमारी एनर्जी को वातावरण में जाने से रोकते हैं, तो इस कारण से हमको कपड़े गरम गरम महसूस होते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा?
शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं कपड़े। ओके, तो इसलिए कपड़े हमें गरम गरम महसूस होते हैं शीतकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? इस क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि गर्मियों में पंखा चलाने से हमें ठंडक महसूस होती है, यानी ठंडा ठंडा लगता है, क्यों? बताओ। जब गर्मी में पसीना निकलता है तो हम लोग पंखा फैन चलाते हैं या कूलर चलाते हैं, उसके सामने बैठते हैं तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्यों? तो इसमें से किस पे टिक लगाएंगे आप? पंखा ठंडी हवा देता है इस कारण से, या हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, या हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, या हवा की संवाहकता बढ़ जाती है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही होगा, पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। ओके, जब फ़ैन के सामने हम लोग बैठते हैं तो हमारा पसीना जो है वो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। जब पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है तो हम लोग को ठंडक महसूस होती है, हम लोग को ठंडक महसूस होती है। ओके, तो पंखे के सामने बैठने से हमें ठंडक महसूस होती है, यानी हमें आराम महसूस होता है, ठंडा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि पसीने का वाष्पीकरण होता है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी द्रव में अशुद्धियाँ मिला दी जाएं तो उसके क्वथनांक पे क्या अंतर होगा? तो उसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, तो बताओ। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? इसको दूसरे टाइप से भी कह सकते हैं कि किसी द्रव में यदि अशुद्धियाँ मिला दी जाएं तो उसके क्वथनांक पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बताओ क्या होगा, आप लोग बताओ। क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, या कोई संबंध नहीं है? चलिए देखते हैं। इसका आंसर है, अगर किसी द्रव में हम लोग अशुद्धियाँ मिला दें तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? ये तो सभी को पता है, यानी प्रकाश का वेग निम्न में से किस में अधिकतम होगा? सबसे तेज प्रकाश का वेग किस में रहेगा? तो सभी को पता है, प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। निर्वात यानी जहाँ पे कुछ भी ना हो, वायु भी ना हो, जहाँ पे, उसको बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। तरंग दैर्घ्य समान रहती है, या आवृत्ति समान रहती है, या आवृत्ति बढ़ जाती है, या तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है? बताओ इसमें से क्या होगा? चलिए देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा, जैसे इधर जाना है तो ये थोड़ा सा विचलित हो गई, तो इसको क्या कहते हैं? इसको अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपकी आवृत्ति समान रहती है। आंसर क्या है? आंसर है आवृत्ति समान रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति समान रहती है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, या अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो पढ़ा रखा है आप लोग को सभी को, दर्पण, मिरर एंड दर्पण वाले चैप्टर में। तो पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, पेरिस्कोप को बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण समानांतर रखे हों, यानी ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं, मान लीजिए एक ये दर्पण है और एक ये दर्पण है, समानांतर है, कोई एंगल नहीं बना रहे हैं, ध्यान देना इस वर्ड पे, समानांतर रखे हैं, समानांतर रखे हैं दोनों दर्पण, और बीच में यहाँ पे मान लो आप मोमबत्ती रख दो या आप स्वयं खड़े हो जाओ, तो इधर देखोगे या इधर देखोगे, तो दोनों तरफ आप देखोगे तो आपके कितने चित्र नज़र आएंगे आपको? तो इसका आंसर है अनंत। अनंत। एक वस्तु जो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक, अगर जो दर्पण जो हैं आपके समानांतर रखे हैं, कोई एंगल नहीं बना रहे हैं, तो आपके चित्रों की संख्या या प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, अनलिमिटेड बनेंगे चित्र। ओके, अगर एंगल बन जाएगा तो उसके लिए फिर सूत्र होता है। ओके, वो आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो सभी को पता होगा डायोप्टर किसकी इकाई है। तो डायोप्टर से क्या नापा जाता है? तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर जो आपको टेस्ट अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजो ताकि थोड़ी बहुत उनकी भी तैयारी हो सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग दिल से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।